हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा भाई मैथ विद मोनो मास्टर भाई। पिछली वीडियो तक हमने भी 5.1 एक्सरसाइज की अपनी इंट्रोडक्शन करवा दी थी भाई। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई 5.1 एंड फिफ्थ चैप्टर का नाम रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस भाई। ठीक है, बुक अपने साथ में रखा करो। ठीक है, जितने ध्यान से बुक पढ़ोगे उतना अच्छा ही समझ में आएगा। ठीक है, बुक में फोकस करो भाई। ठीक है, ध्यान से देखो भी, अपना दिमाग खोल के रखा करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मैक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाही। इसमें जो नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं तो उसमें आपको बताना कि कौन कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं और क्यों है। ठीक है, जैसे पार्ट 1 है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसमें टैक्सी फेयर, ठीक है, जो टैक्सी के लिए जो फेयर दिया जा रहा है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना है 15 रुपीज, 8 रुपीज ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जो अतिरिक्त किलोमीटर चलेगा, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेगा उसके पर किलोमीटर चार्ज कितना दे रखा है 8 रुपीज। तो इस सिचुएशन को चेक करके बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स यानी कि एपी है या नहीं है। ठीक है, ओके। इसी तरह और भी पार्ट दे रखे भी, तो एक एक पार्ट आपको पढ़ के आपको समझा दिया जाएगा भाई। देखो भाई, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट ये है भाई, मैंने आपको बुक में पढ़ा दी थी, मैं आपको बोर्ड पे भी पढ़ा दूंगा। टैक्सी फेयर, ठीक है, फेयर क्या होता है, किराया जो भाड़ा होता है आफ्टर ईच किलोमीटर। इसका मतलब होता है प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर जो चार्ज है वहन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर भाई। जो 15 रुपीज चार्ज दे रखे हैं वो किसके लिए दे रखे हैं, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए चार्ज दे रखा है 15 रुपीज एंड 8 रुपीज, और 8 रुपीज जो चार्ज दे रखे हैं वो किसके लिए दे रखे हैं, एडिशनल किलोमीटर के लिए दे रखे हैं भाई। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त भाई, एक्स्ट्रा लगा सकते हो आप। और जो फर्स्ट किलोमीटर के बाद जो और किलोमीटर ऐड होंगे वो एडिशनल किलोमीटर होगा भाई। ठीक है, वो पर किलोमीटर ईच बोल रहा है, यानी कि पर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज चार्ज रहेगा भाई। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लेते हैं द टैक्सी फेयर, इसका कैलकुलेशन देखिए भाई। ठीक है, द टैक्सी फेयर, द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, जो फर्स्ट किलोमीटर का जो टैक्सी फेयर रहेगा वो कितना गिवन है, 15 रुपीज गिवन है। ओके, ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, 15 रुपए रहेगा। उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर रहेगा उसका चार्ज कितना दे रखा है, 8 रुपीज दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें भी टैक्सी फेयर के अंदर ही ऐड हो गए द टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर में, फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए चार्ज कितना दे रखे हैं, 8 रुपीज। मीन्स ये है कि जो फर्स्ट किलोमीटर होगा शुरू वाला, ठीक है, उसमें टैक्सी फेयर कितना रहेगा, 15 रुपीज। बाद में उसके बाद अगर एक और किलोमीटर पे जाएंगे तो उसके एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। इसी तरह फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हो गया भाई टैक्सी फेयर का। अब सेकंड किलोमीटर का निकालेंगे, द टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, यानी कि सेकेंड जो किलोमीटर होगा ना, ओनली सेकेंड किलोमीटर का नहीं, सेकेंड किलोमीटर तक। ठीक है, द टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, तो सेकेंड किलोमीटर तक कितना टैक्सी फेयर लगेगा, ठीक है, वो हमें बताना है।
देखो फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 रहेंगे, प्लस में एडिशनल किलोमीटर यानी कि एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो सेकंड किलोमीटर तक का जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, 23 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट किलोमीटर के चार्ज निकालेंगे अभी नेक्स्ट किलोमीटर तक के। द टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, ठीक है, फॉर टैक्सी फेयर अप टू थर्ड किलोमीटर भाई, यहाँ पे 4 की जगह में अप टू भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, देखो सेकंड किलोमीटर तक जो चार्ज कितना है 23 है, प्लस में एडिशनल किलोमीटर का चार्ज इसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 31 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह चलता रहेगा भाई। ओके, तो इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो हमें लिख लेंगे भाई। सबसे पहले जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना था 15, फिर सेकंड किलोमीटर का लिखेंगे, ये तो एडिशनल किलोमीटर हम ऐड करते रहे, एक फिक्स वैल्यू है ये तो। ठीक है, तो सेकंड किलोमीटर तक का चार्ज कितना है 23। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रहेगा 31, ऐसे चलता रहेगा भाई। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस चेक करो, तो हमें भी वैसे भी फिक्स वैल्यू ऐड करी है, तो फिर डिफरेंस चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A3 माइनस A2। अगर ये प्रोसीजर रहेगा तो आपकी क्या आएगी भाई, एपी आएगी। अगर इक्वल आ गया नहीं तो एपी नहीं होगी। तो इसमें ये A1 है, ये A2 और ये A3, यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो यहाँ पे आएगा 23 माइनस 15, यहाँ पे आएगा 31 माइनस 23। तो 23 माइनस 15 कितना आएगा 8, 31 माइनस 23 ये भी क्या आएगा 8 भाई। ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वल आ गए भाई। तो अब यहाँ से सीधा सीधा प्रोसीजर लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट दिस इज, ठीक है, इट इज क्लियर दैट फॉर्म्स एन एपीवी। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये क्या बनती है कि एपी बनती है भाई। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, देखो भाई, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर हमने ये लेट कर ली हुई। अब जो वैक्यूम पंप है जो फर्स्ट टाइम स्ट्रोक करेगा, मतलब इसके अंदर जो पंप हम चलाएंगे कितनी एयर प्रेजेंट बचेगी सिलेंडर के अंदर, वो एयर लिखने है भाई। ठीक है, द एयर रिमेनिंग इन द cylinder after first stroke of a vacuum pump। इसका कहने का जो मतलब है कि एक बार अगर हम वैक्यूम पंप सिलेंडर के अंदर चलाएंगे तो इसके अंदर एयर कितनी बचेगी। अच्छा, टोटल एयर कितनी है, एक्स क्वांटिटी हमने ले रखी है। ठीक है, तो इसमें से कितनी एयर माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग भाई। हर बार इतनी कम होगी, तो एक्स का ही 1/4 होगी भाई। ठीक है, मान लो किसी सिलेंडर के अंदर, ठीक है, 100 क्वांटिटी है। अगर हम इसका एक बार वैक्यूम पंप चलाएंगे इसके अंदर, तो वो कितना एयर यहाँ से रिलीज करेगा, 25 क्वांटिटी रिलीज करेगा। तो उसके बाद उसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो एयर बचेगी वो कितनी आएगी, 100 क्वांटिटी माइनस में 25 क्वांटिटी कितनी बचेगी, 75 क्वांटिटी बचेगी एक बार वैक्यूम पंप चलाने के बाद। अब नेक्स्ट टाइम जो एयर जो इसके अंदर से कम होगी, वो किसका क्वांटिटी कम होगी, 75 का 1/4 क्वांटिटी कम होगी, और जितनी एयर बच रही उसके अंदर से क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हम
फॉर एग्जाम्पल आपको लेके ये चीजें हमने आपको बताई है भाई, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये प्रोसीजर लेट करके आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो x क्वांटिटी हमने टोटल ले रखी है और इसी का 1/4 इसके अंदर से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा ये, तो x माइनस ये x/4 आएगा और यहाँ से हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4x, माइनस में 4 कैंसिल तो x, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x/4 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक है। अब सेकंड स्ट्रोक के अंदर कितनी एयर बचेगी, अब टोटल एयर ये बच रही है, एयर रिमेनिंग इन दी सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर अब एयर ये है। पहले एयर कितनी थी x, ठीक है, अब एयर कितनी आ गई 3x/4, ठीक है, सिलेंडर के अंदर। अब नेक्स्ट जो वैक्यूम पंप चलेगा उसके बाद कितनी एयर बचेगी वो चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। द एयर, ठीक है, द एयर रिमेनिंग, द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर आफ्टर सेकंड स्ट्रोक, आफ्टर सेकंड स्ट्रोक ऑफ ए वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, ठीक है। वैक्यूम पंप अगर हम सेकंड स्ट्रोक कर रहे हैं उस केस के बाद सिलेंडर में कितनी एयर बचेगी, तो मैंने बताया 3x/4 ये है, और हर बार हमें 3x/4 का ही जितनी एयर है उसका ही 1/4 एयर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी भाई, ठीक है। 3x/4 का 1/4 करेंगे तो यहां से सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 4 के मल्टीप्लाई 16 एलसीएम आएगा, तो 4 जा 16 और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x एंड माइनस 4 16 और ये अपना क्या आएगा 3x, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9x/16, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अपने पास स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी थी x, सेकंड फर्स्ट स्ट्रोक के बाद क्वांटिटी कितनी बच गई वही 3x/4 एंड सेकंड स्ट्रोक के बाद क्वांटिटी यानी एयर कितनी रहेगी 9x/16। तो इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा भाई। तो किसी भी सीक्वेंस को चेक करने के लिए p है नहीं तो हमारे पास मिनिमम 3 टर्म होनी चाहिए, तो 3 टर्म अब हमारे पास अवेलेबल है, x 3x/4 एंड 9x/16। अब हम 3 टर्म से चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस आपकी p है या नहीं है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, तो हमारे पास 3 टर्म कौन कौन सी होगी, एक तो ये आपकी x हो गई, एक ये क्या हो गया 3x/4 हो गया, और एक ये 9x/16। अब हम तीनों से इसकी सीक्वेंस बना के चेक कर लेंगे भाई, तीनों ही वैल्यू अपनी नोट कर लेंगे भाई, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं भाई सीक्वेंस चेक करने के लिए। तो ये सबसे पहले आपकी वैल्यू क्या थी x, और यहाँ पे इसके बाद क्या आ गया ये 3x/4 और नेक्स्ट वैल्यू क्या है ये 9x/16। तो डैश डैश ये वैल्यू चलती रहेगी वैसे। तो अब इनका डिफरेंस चेक करेंगे, अगर डिफरेंस सेम आ गया तो ये सीक्वेंस p है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए आपको बताया कैसे निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की, तो यहाँ पे निकालेंगे 3x/4 माइनस x, ठीक है। तो ये डिफरेंस और इसका जो इक्वल में जो डिफरेंस लेंगे हम क्या लेंगे अभी 9x/16 और माइनस में क्या लेंगे 3x/4, 3x/4 ये डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये सीक्वेंस p है, नहीं तो नहीं है, दोनों ही साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, तो सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड, और यहाँ से 4 एलसीएम आएगा और इधर से 16 एलसीएम आएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 3x और 4 के x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इधर से 16 से 16 कैंसिल, तो क्या आएगा 9x, 4 जा 16, 4 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 12x, तो 3 माइनस 4x तो माइनस x/4, और ये आपका 9 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 3x/16। तो ये क्या आ जाएगा भाई फॉल्स, इक्वल नहीं आया ना ये, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स, मतलब लिख दें दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट
NAP मीन्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। समझ आगे बात ये, तो पहले आपको जो एयर है सिलेंडर के अंदर हम टोटल वो एयर हम क्वांटिटी हम लेट कर लेंगे। फिर जो फर्स्ट स्ट्रोक का मतलब होता है कि एक बार वैक्यूम पंप चलाने के बाद जो एयर बचेगी, टोटल एयर कितनी है x है, और उसी का हमें 1/4 क्या कर देंगे माइनस। तो अब सेकेंड फर्स्ट स्ट्रोक के बाद जो एयर है सिलेंडर के अंदर कितनी है, वो 3x/4 क्वांटिटी है। और सेकेंड स्ट्रोक एंड सेकेंड जो वैक्यूम पंप चलेगा, ठीक है, तो उसके बाद जो एयर बचेगी जो कितनी है स्टार्टिंग में, इसके बाद 3x/4 और इसी का हम क्या करेंगे 1/4 माइनस करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 9x/16। तो एक सीक्वेंस एपी है या नहीं, उसके लिए हमारे पास मिनिमम 3 टर्म होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड 3 टर्म, 3 टर्म हो गई है। अब हम तीनों का हम क्या निकालेंगे डिफरेंस, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है, ऐसे डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी ट्रू, है ट्रू है तो आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी ये एपी, अदरवाइज आपकी एपी नहीं होगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, देखो भाई इसका थर्ड पार्ट देखो, इसमें क्या दे रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो इसमें जो क्या है, किसी जो वेल क्या होता है कुआं, ठीक है, किसी कुएं की जो खुदाई उसकी जो कॉस्ट कैसे है, फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज में, पर उसके बाद हर किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी बढ़ती जाएगी भाई 50 रुपीज बढ़ती जाएगी। तो ये आपको सीक्वेंस बताना ये पी है या नहीं है भाई, ठीक है, बोर्ड पे फोकस करो भाई। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भाई, स्टेटमेंट बोर्ड पे नोट है भाई, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging when it cost 150 rupees for the first meter। तो जो फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है 150 रुपीज एंड राइजेज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर भाई, ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी राइज हो जाती है 50 रुपीज भाई, राइज मतलब बढ़ जाती, कैसे बढ़ेगी, फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर भी, हर एक मीटर बढ़ेगा उस पर कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी 50 रुपीज बढ़ेगी, ठीक है, हर एक मीटर के बाद में। तो इसकी सीक्वेंस को चेक करेंगे ये पी है या नहीं है भाई। पहले देखो भाई द कॉस्ट ऑफ डिगिंग the cost of digging a well, cost of digging a well after first meter, after first meter। तो फर्स्ट मीटर के बाद जो कॉस्ट रहेगी डिगिंग की वो कितनी दे रखी है भाई 150 रुपीज की बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट देखो भाई, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर 2 मीटर के बाद इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई। देखो फर्स्ट मीटर की जो है वो कितनी है 150 है, और प्लस में भाई जो कॉस्ट की जो दे रखी है कितनी बढ़ रही है भाई वो 50 रुपीज बढ़ रही है, तो इसके अंदर हम 50 ऐड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 200 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर के बाद कितनी हो जाएगी भाई। देखो 2 मीटर की कॉस्ट कितनी है 200 है, तो हर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी राइज हो रही, कितनी बढ़ रही है वो 50 रुपीज बढ़ रही है, तो ये कितना आ जाएगा 250 रुपीज आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा भाई। तो इस प्रकार ये जो सीक्वेंस बनेगी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सीक्वेंस, ठीक है, जो सीक्वेंस बनेगी 150 रुपीज 200 रुपीज एंड 250 रुपीज, ऐसे चलता रहेगा भैया।
तो इससे अब इनका डिफरेंस चेक करेंगे भाई। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो ये क्या रहेगी, एपी रहेगी ये सीक्वेंस में। तो डिफरेंस, तो ये 200 माइनस में क्या आएगा 150, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से क्या आएगा अभी ये 250 माइनस में क्या रहेगा 200 भाई। और ये प्रोसीजर क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस चेक करने का। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने के फॉर्मूले। अगर ये सेम इक्वल आ जाएंगे तो आपकी सीक्वेंस क्या रहेगी, ये एपी रहेगी। तो ये कितना आ जाएगा 50 और ये भी कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज क्लियर दैट, ठीक है, इट इज क्लियर दैट दिस इज एन एपी, इट इज क्लियर दैट फॉर्म, ठीक है, फॉर्म्स एन एपी वे। तो ये क्या बन गई, ये एपी बन गई। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया भाई। नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, इसका फोर्थ पार्ट आ गया भाई। द अमाउंट ऑफ ए मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम भाई। इसमें अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर सीक्वेंस चेक करनी है। ठीक है, 10,000 रुपीज किसी बैंक के अंदर हमके डिपॉजिट किया गया है। ठीक है, तो 8% उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम भाई। पर ईयर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भाई। ठीक है, इंटरेस्ट को ऊपर इंटरेस्ट जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भाई। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को इसको हम चेक करके बताना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन भाई, बोर्ड का स्टेटमेंट नोट है भाई। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट भाई। तो अकाउंट के अंदर हर साल कितना रुपया डिपॉजिट किया जाता है भाई, 10,000 रुपीज भी। ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी एट 10% पर एनम। अच्छा, इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा, 8% पर एनम। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम का मतलब है कि हर 100 रुपीज पर उस पर कितना उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 8 रुपीज में। और पर एनम मतलब पर ईयर भी, एक साल में 100 रुपीज के ऊपर कितना मिल रहा है, 8% रेट मिल रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा उसका, कितना इसकी अमाउंट हो जाएगी 108 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह 200 पे कितना हो जाएगा भाई, इसी तरह प्रोसेस आपका ये सिमिलरली चलता रहेगा। हर 100 पे 8 रुपीज है तो 200 पे कितना हो जाएगा, 16 रुपीज हो जाएगा। तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी इसकी जो अमाउंट हो जाएगी 216 हो जाएगी। ठीक है, पर ईयर। तो ये जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट है उसकी बात है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो फिर क्या है, जो अमाउंट है वो उसके अंदर ऐड होती रहती है, फिर उसको ऊपर इंटरेस्ट में लगता रहता है। तो इसमें देखो भाई, सबसे पहले इसमें जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल है वो गिवन है। प्रिंसिपल जो हमारे पास जो पैसा जो डिपॉजिट किया जाता है वो प्रिंसिपल के अंदर काउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना दे रहेगा इसके अंदर, 10,000 रुपीज। आज इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है वो कितना है, 8% पर एनम, या PA लिख सकते हैं शॉर्ट में भी। ठीक है, हमें अमाउंट निकालनी है भाई। द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर में। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट ऑफ मनी जो अकाउंट के अंदर हो जाएगी वो हमें बतानी है। अच्छा, इसमें अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला रहेगा, वो क्या रहेगा, P इंटू 1 प्लस R/100 एंड पावर रेज टू टाइम पे। ठीक है, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 1 प्लस में R/100 और पावर में क्या हो जाएगा T। तो यहाँ पे P वो प्रिंसिपल जो, ठीक है, जो पैसा जो डिपॉजिट किया जाता है, जमा किया जाता है, वो अपना प्रिंसिपल होगा। तो वो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो ब्याज की जो दर है वो कितनी तरह की है, 8%, और नीचे क्या रहेगा 100। और जो टाइम और जो समय है आफ्टर 1 ईयर है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे अभी। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या रहेगा, 10,000 मल्टीप्लाई में यहाँ से 100 LCM आएगा, 100 प्लस 8 हो जाएगा ये।
और अपॉन में 100, तो 20 से 20 कैंसिल। यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो 108, ठीक है, इसके बाद 20 लगेगी, तो यानी कि 10,800 रुपीज़ ये आ जाएगा भाई। ओके, अब नेक्स्ट निकालेंगे यहाँ पे भाई अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के अंदर भी प्रोसेस फॉर्मूला यही रहेगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 10,000, 1 प्लस में 8/100, आपके बार सेकेंड ईयर तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या रहेगा, 10,000 मल्टीप्लाई में एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 108/100, यानी कि 108/100, 108/100। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये 4 के 4 यानी 4 की 4 0 कैंसिल हो जाएगी, 108, 108। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो 108 की, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 64 का 64, 1 से करेंगे तो 8, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों ही 0 आएंगे भाई। फिर इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, यहाँ पे आएगा 4, 6, 8, 8 एंड 16, तो ये 11,664 आ जाएगा भाई। कितना था, 11,664। तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में, ठीक है। अब कहने का जो प्रोसीजर रहता है क्या है कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट थी, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं लगा था, वो थी 10,000 रुपीज। तो 1 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगी अकाउंट के अंदर वो कितनी हो जाएगी भाई, 10,800 रुपये हो जाएगी, यानी कि उसके जो 800 उसे क्या मिल गया, वो इंटरेस्ट मिल गया भाई, ठीक है। इस प्रोसीजर से अब 2 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, ठीक है। वैसे आपको पता है अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपको पता है 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगा है, 800 लगा है, तो नेक्स्ट ईयर भी कितना लगना चाहिए था, 800 ही। अगर हम देखो, आपको पता है स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 10,000 था। अब इसके अंदर जो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद अमाउंट कितनी होगी, ठीक है, 10,800। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो लगा है वो कितना, 800 लगा है, ठीक है। अब सेकंड ईयर के बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट लगता तो उसमें क्या इंटरेस्ट सेम रहता, तो उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी क्या होता, 800 ही ऐड होता भी सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट ईयर भी सेम वही इंटरेस्ट लगता, तो इसमें जो वैल्यू आती है आपकी क्या आती, ठीक है, 11,600 आती। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या रह गया, 11,664 आ गया। तो मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 64 का रह गया भाई, 11,664, यानी कि इसका जो डिफरेंस रहेगा वो कितना आ गया, 64 रुपीज का डिफरेंस रहेगा। वो किसकी वजह से रहेगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से रहेगा, क्योंकि जो 800 रुपीज जो है ना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसको पर भी तो इसने क्या लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लिया है, क्योंकि 800 का अगर हम 8% अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो 64 रुपीज आएगा। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद जो इंटरेस्ट आता है उसको ऊपर भी इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता है तो हर ईयर कितना इंटरेस्ट ऐड होता है, 800, तो उस केस में आपकी क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या रहेगा, हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। देखो फर्स्ट ईयर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हुआ है, 800, और नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 864 आएगा, जो कि डिफरेंस रहेगा। तो इस तरह वो आपके सीक्वेंस से एपी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको रफ प्रोसीजर सिर्फ इसलिए समझा तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब हमारे पास देखो, अब ये जो सीक्वेंस है, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, 10,000 में। तो 1 साल के बाद जो अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आ गई वो कितनी आ गई भाई, 10,800 हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, 11,664 हो जाएगी। ऐसे चलता रहेगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। देखो ये इनिशियल टाइम यहाँ पे 0 था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अमाउंट जमा करी है। तो एक यहाँ से 1 ईयर के बाद अमाउंट ये होगी,
फिर सेकंड ईयर के बाद अमाउंट ये हो गया। अब इनके हम डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आपको पता है, ये 10,800 माइनस में 10,000 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 11,664 माइनस में 10,800, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड, तो यहाँ से तो क्लियर दिखाई दे रहा है 800 आ गया। ये यहाँ से देखो 4 का 4 आएगा, 6 का 6 आएगा, 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे 10 माइनस 10 0, तो ये 800 एंड 864 आ गया। तो ये इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या आ गया भाई, ये फॉल्स आ गया ये, और फॉल्स आ गया तो इसका मतलब ये एपी नहीं होगी। लिखेंगे दिस इज नॉट एन एपी। और ये डिफरेंस कितना आ गया भाई, यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सिंपल रहता तो यहाँ पे भी 800 आता और यहाँ पे भी 800 आता, तो उस केस में आपकी ये क्या बन जाती, एपी बन जाती है, ठीक है। जो 64 का मैंने आपको बता दिया डिफरेंस कैसे आया है, क्योंकि जो 800 के ऊपर इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम भी इस एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चन करेंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर कर देना, अभी मन करके पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अभी जय हिंद, जय भारत भाई।